नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मैं हूं प्रशांत रंजन। इस वक्त मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि मेरी आवाज़ सुनो में हम बात करते हैं दिव्यांगजनों की, उनके लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की, जिसमें एक प्रमुख कार्यक्रम है मेरी सुगम्य भारत अभियान, जिसको 2015 से चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले ऐसे लोग और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी हम आपको रूबरू कराते हैं और उनसे दिव्यांगजनों के हित में, उनके लाभ के लिए जो जानकारियां हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उसकी जानकारी देते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में भी हमारे एक विशेष अतिथि हैं विजय कुमार सिंह जी। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। विजय कुमार सिंह जी, डीडी बिहार के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। आज विजय कुमार सिंह जी से हम विभिन्न बातों को जानेंगे। उससे पहले हम अपने अतिथि के बारे में आपको बताते हैं। विजय कुमार सिंह जी बिहार नेत्रहीन परिषद के महासचिव हैं और पिछले 40 वर्षों से दिव्यांगजनों के लिए, उनके हित के लिए, उनकी सुविधा की बहाली के लिए कार्य कर रहे हैं। दिव्यांगजनों में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता होती है, जिसमें विशेष रूप से विजय जी का नेत्रहीनों के लिए प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय चलाने से लेकर नेत्रहीनों को स्टिक उपलब्ध कराने से लेकर उनकी चिकित्सा और इमारतों को जो सुगम्य बनाने का अभियान है, उस दिशा में भी विजय जी ने विगत 40 वर्षों से काफ़ी कार्य किए हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम ये बातचीत शुरू करते हैं और विजय जी से रूबरू होते हैं। विजय जी, जैसा कि परिचय में मैं बता रहा था कि पिछले 40 सालों से आप बिहार में नेत्रहीनों के लिए, दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम में हम सुगम्य भारत अभियान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस अभियान की रूपरेखा और पृष्ठभूमि के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने सोचना शुरू किया और फिर आज तक हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि दिव्यांगों की प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए शैक्षणिक से लेकर के प्रत्येक क्षेत्र में ये परिकल्पना बहुत दिनों से थी, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी थी और 1980-81 में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया, यूएनओ ने किया। जब विकलांग वर्ष घोषित हुआ उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान गया दुनिया को, संपूर्ण जगत का, और तब से फिर ये इस क्षेत्र में काम शुरू हुआ। लोगों ने पहले यूएनए कन्वेंशन में इसके लिए विचार हुआ और हुआ कि विकलांगों के लिए क्या कुछ होना चाहिए। फिर 3 दिसंबर को ये विकलांग दिवस का घोषणा की गई। 1980-81 में ये हुआ और 92 से इस पर बहुत ज़्यादा काम शुरू हुआ। 92 में निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जगत में विकलांगों के लिए सुलभ, आसान जो हो सके, उनके प्रत्येक क्षेत्र में उनके लिए सुलभ रास्ते बनाए जाएं, उनको आसानी से पहुंच बनाया जाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में हो, हवाई अड्डा, रेलवे, ऑफिस, हॉस्पिटल, ये जितनी जगहें हैं उनके लिए सुगम बनाया जाए, जिससे आसानी से वो पहुंच जाए। ब्लाइंड व्यक्ति तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके लिए जो शारीरिक दोष है, जिनके पैर से विकलांगता है, अस्थि दिव्यांग हैं, अस्थि दिव्यांग हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए ये उनके लिए सुलभ मार्ग बनाया जाए कि हर जगह उनकी पहुंच हो सके, इस पर विचार हुआ। और ये 95 में विकलांग एक्ट जब आया भारतवर्ष में, ये लोकसभा से पारित हुआ, तब से इस पर काम बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ। और सबसे ज़्यादा काम, ये सच पूछिए तो सुगम्य भारत की परिकल्पना हमारे, मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। और 1916 से इस पर 2016 से इस पर बहुत ज़्यादा काम शुरू हुआ और हुआ कि 2018 तक इसको पूरा कर लिया जाए। लेकिन एक बैग जब शुरुआत कीजिएगा, संपूर्ण क्षेत्र में 50 शहरों की पहचान की गई, 50 स्थानों पर शुरुआत किया गया। शुरू में 26 शहर लिए गए, हर एक राज्य की राजधानी, और फिर नेशनल लेवल पे दिल्ली के लिए। तो इतने आसान तो था नहीं, बड़ा देश है, बड़ा तो देश काम करने में समय लगता है, जनसंख्या वाला देश है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हुआ। और अब तो ये स्थिति है कि आपको पता होगा कि 14 ये कंपोजिट सेंटर
शुरुआत किया गया जी। ये विकलांग 2016 के बाद, और ये हर राज्य में खुले गए, और इसमें भी बहुत कुछ काम हो रहा है विकलांगों के लिए, जी हर अभी चीज़ें। भी सर हम इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे जी। कि 50% से जो अधिक सरकारी इमारतें हैं उनको सुगम्य बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। खास करके जिन 26 शहरों की चर्चा आपने की उसमें जो सरकारी भवन हैं जिसमें प्रशासनिक कार्यालय चलते हैं, अथवा इसके साथ साथ जो रेलवे स्टेशन हैं, हवाई अड्डे हैं, उद्यान बाग बगीचे हैं, उनको भी सुगम्य बनाने का जो पहल है उसमें 50% का जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य के काफ़ी करीब जा चुके हैं और अब उसके दायरे को लगातार बढ़ाया जा रहा है। विजय जी, इसमें अगला प्रश्न हम ये रखेंगे कि जो दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान चल रहा है, इसमें इमारतों को सुगम्य बनाया जा रहा है, सुलभ बनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या अन्य चीज़ें हैं जिसको किया जाना चाहिए? साथ साथ ये भी हमारा प्रश्न रहेगा कि इसके होने से दिव्यांगजनों के जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जी। पहली बात तो ये कि जो समय बढ़ाया जा रहा है 2016 से 18 किया गया, उसको 20 फिर कर दिया गया है। जी। तो 20 तक में बहुत सारे काम हुए हैं। पहली चीज़ तो विकलांग व्यक्ति अगर कहीं सर्विस में जाते हैं तो उनके लिए ऑफिस जाना है, उनके लिए ऑफिस कहाँ होगी, आसानी से वो ऑफिस तक पहुंच सकें, अपने टेबल तक पहुंच सकें। फिर जो वो काम करते हैं उसमें भी उनकी सुगमता चाहिए, कंप्यूटर पर है या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसके लिए उनकी क्या सुगमता मिलनी चाहिए। तो इस तरह से काम बहुत कुछ हुआ है, और हम बड़े हर्ष के साथ ये बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें विकलांग व्यक्तियों की बड़ी अभिरुचि है, और उनसे पूछिए तो पहले से बड़ा ही सुगम मार्ग उनका हो गया है। लेकिन तब तो बहुत बड़ा देश है, और हर शहरों में आप चाहेंगे तो धीरे धीरे काम हो रहा है, लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बात नहीं अच्छा, इसमें हमारी लगातार संशोधन किए जा रहे हैं। जैसे विजय सिंह जी, आपने कहा कि 2020 किया गया, जुलाई 2021 में एक सुगम्य भारत नाम का मोबाइल ऐप आया। हाँ। तो अब देखिए कि कैसे डिजिटल इंडिया नाम का जो कार्यक्रम भारत सरकार का चल रहा है उसको सुगम्य भारत अभियान से जोड़ा गया, और मोबाइल ऐप के माध्यम से न सिर्फ इन योजनाओं की जानकारी दी जा रही है बल्कि दिव्यांगजन अगर किसी सुविधा को प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो उसमें भी सुगम्य भारत मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके उसका लाभ इनको मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि तकनीक का मदद भी सरकार चाह रही है जिससे दिव्यांगों को मदद मिले? हाँ, बहुत बहुत बिल्कुल मिल रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, मोबाइल ऐप पर यहाँ तक है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, अब जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, अभी नोट आए हैं, जो ये हमारा जो नए नोट जो छपने लगे उसमें बहुत सारा आकार प्रकार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, अंतर है जी, जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो सरकार ने अभी एक मोबाइल पर ऐप लाया है, उस मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे ही मोबाइल पर अपने नोट रखेंगे वो बोल देता है कि इतने का नोट है। अच्छा। तो उससे बिल्कुल आसानी से व्यक्ति समझ जाता है। तो इस तरह से ऑनलाइन और इसके मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ किया गया है, और इसका लाभ आम व्यक्तियों तक पहुंच रहा है, आम विकलांगों तक। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ पहले परिकल्पना थी 7 प्रकार के विकलांगों की पहचान हो गई, उसके बाद ये 2016 में इसको फिर से ये किया गया, तो इसकी संख्या अब 21 प्रकार के विकलांगता पहचान की गई है। संख्या बढ़ी, स्वाभाविक है, उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, तो आप पूरे जगत में 39 मिलियन जहां विकलांग व्यक्ति हैं, भारत में इसकी संख्या 2,68,00,000 के आसपास है, जिसमें 56% पुरुष हैं, 44% महिलाएं हैं। तो इतना बड़ा संपूर्ण देश है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हुआ है, हो रहा है, आगे होने की भी हम परिकल्पना करते हैं। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ अपने श्रोताओं से कि हम किसी चीज़ की मांग सरकार से करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, समाज भी है ना, और अगर समाज तैयार हो जाए, जागरूक हो जाए कि हम विकलांगता के क्षेत्र में या ये उनके सुगम बनाने में या उनको मदद करने में हम आगे बढ़ें, तो सरकार को कितनी हाथ मजबूत होगा, जरा सोचिए। तो समाज को भी सोचना चाहिए। आपकी बात को मैं एक लाइन और जोड़ देना चाहता हूँ, जिसने आपने कहा कि समाज को सोचना चाहिए, और जब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था तो उसमें कहा था कि सरकार कोई भी योजना लाती है तो ये सरकार की योजना नहीं है,
बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की योजना है। यानी अगर कोई सुगम्य भारत अभियान भी शुरू हो रहा है तो उसको सरकार की जिम्मेदारी मानकर हम छोड़ ना दें, मुंह ना मोड़ लें, बल्कि यह मानकर चले कि यह समस्त भारतीयों की जिम्मेदारी है कि किसी योजना को उसके लाभुकों तक फलित करना या उसको सफल बनाना। जी देखिए, एक कहावत है कि रहबर का काम है रास्ता दिखाना, रहबर का काम है रास्ता दिखाना, मंजिल पर पहुंचना हमारा काम है। बिल्कुल। सरकार किसी चीज की शुरुआत कर देती है, वो सुविधा आपको देती है, तो उस सुविधाओं को विस्तार कैसे करें, इस पर समाज को काम करना चाहिए। और जहाँ के समाज इस पर सोच बनाती है, ये कार्य करती है, तो सरकार की गति बहुत तीव्र हो जाती है, काम करने की स्पिरिट बढ़ता है और जल्दी काम होता है। तो अगर समाज को जागरूक किया जाए तो हमारे सरकार और समाज मिलकर के बेशक इसमें बहुत परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इस समाज की जो बात है, इसके जीते जागते उदाहरण स्वयं आप हैं, क्योंकि आपने विगत 40 वर्षों में स्कूल के माध्यम से, जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से, स्टिक उपलब्ध कराने वाले अभियानों के माध्यम से आपने बहुत सहयोग किया है दृष्टिबाधितों को लेकर। इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखिए, ये विशेषकर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए तो कई तरह के डिवाइस बने हैं। जैसे ऐसे तो जनरली वो छड़ी लेकर के चल लेते हैं, लेकिन उनको चलने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं, जिसके माध्यम से वो कैसे रास्ते चलेगा। चलने के लिए तो कोई चल लेता है, लेकिन आप स्टिक हाथ में पकड़ करके आप चल रहे हैं, तो अगर दाहिना पैर आगे बढ़ रहा है तो स्टिक बाएं पड़नी चाहिए। अच्छा। और अगर बाएं पैर बढ़ता है तो स्टिक को दाहिने आनी चाहिए। तो ये मोबिलिटी है। दूसरी चीज कि अब ब्लाइंड व्यक्ति है, अकेला है, उसके हाथ में स्टिक है, अब उसको सड़क पार करनी है, ठीक, उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी है कि आप छड़ी को ऐसे मत उठाइए, सीधा ऐसे रखिए। हाँ। और ऐसे रख करके आप धीरे धीरे पार कीजिए। कान को सेंसिटिव रखना है, ताकि कोई सवारी आती है, बड़ी सवारी, तो वो पार ध्वनि के माध्यम से पता चल जाए। हाँ, ध्वनि का ज्ञान ज्यादा होना चाहिए उसमें। हाँ, ये भी हो सकता है कि बड़ी सवारी गुजरी, उसकी आवाज में छोटी सवारी भी आ सकती है, छुपी हुई रह सकती है। तो आपको ढंग से धीरे धीरे पार करना है। जो उनके हाथ में स्टिक है उसको देख करके, वो सार्वजनिक परिवहन में भी ये जागरूकता लाया गया है, बताया गया, अवेयरनेस दिया गया है कि भाई आप अपनी गाड़ी की गति को धीमी कर लीजिए या उनको मदद कीजिए, पूछिए आपको कहाँ जाना है। अगर आप उनके मदद करने लायक हैं, उधर वो रास्ते में निकल रहे हैं, जरूर उनकी मदद कीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। अब मैं एक स्टिक में डिवाइस लगा हुआ है मेरे पास से, कहिए तो मैं दिखाऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिवाइस आपके पास ही है, ये स्टिक है जी। अब स्टिक को हमने इस तरह से सीधा कर लिया। अब सीधा करके जब चलना है, देखिए, अब ये स्टिक जब हम हाथ में है मेरे पास जी, तो कोई भी चीज होगा, फुटपाथ होगा, उसकी ऊंचाई 6 इंच से ऊपर जो चीज है उसके बारे में हमको सूचना देता है, इधर है। तो हम और इधर ले आएंगे, लेफ्ट से बढ़े तो आवाज ये तेज होगी, तो फिर इस समझ जाएंगे हम कि नहीं, अब हम बाएं मुड़े। अच्छा। तो बाएं मुड़े तो ये आवाज बंद हो जाएगा, इसका माने रास्ता हमारा सुगम है, अब उस रास्ते में हम जाएं। तो इस तरह से ये इससे ज्ञान होता है और आसानी से कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति छड़ियों के सहारे चल जाते हैं। फिर आप देखे होंगे रेलवे मेट्रो में गए होंगे तो उनके लिए एक चिन्ह बनाया हुआ है जी। उस चिन्ह के ऊपर स्टिक को आसानी से वो रखें। हाँ, उस चिन्ह की ऊंचाई भी अब निर्धारित की गई है कि 6 इंच होना चाहिए। अच्छा। ताकि उससे उनकी स्टिक को टकराए और उससे टच करते हुए वो आगे बढ़ें। और साथ में ये डिवाइस है ही है, ये सूचना देगी कि आगे गड्ढा है या फिर आगे बिजली के खंभे हैं या आगे कोई भी चीज है, उसकी सूचना ही देगी। बस आप आराम से अपना। अच्छा विजय जी, जो डिवाइस आपके हाथ में है, ये स्टिक कुछ विशेष तरह की स्टिक लगती है, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताएंगे कि स्टिक कहाँ से मिलेगी? ये स्टिक है, ये स्टिक तो सामान है, उस पर ये जो लगी हुई चीज है ये डिवाइस है। हाँ, ये डिवाइस है, इसको स्मार्ट केन बोलते हैं और इसका नाम है टॉर्च इट। टॉर्च इट, हाँ जी। टॉर्च का मतलब क्या होता है? आप जलाएंगे तो रोशनी मिलेगा, रोशनी मिलती है, अंधेरा से आप उजाला में आ गए जी। तो वही चीज है कि आपके दिमाग को ये उजाला दिया कि अब आपके लिए रास्ता क्लियर है। आंखों से तो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे आंखों से देखते हैं, किसी चीज को देखा, आपके दिमाग को ये चीज है। लेकिन जो ब्लाइंड व्यक्ति देख नहीं सकता है, अगर उसको टचिंग कैपेसिटी है, जो होता ही है हर में,
तो उसको आप हाथ में देंगे तो समझ जाएगा क्यों ये चीज़ है ये, तो वो भी दिमाग पर सूचना गया। जी। तो आप आंखों से देखते हैं तब ब्रेन पे इमेज बनता है, हम टच करके देखें तब हमारे दिमाग पर इमेज बनता है। चीज़ वही है, लेकिन इनको थोड़ी सी सतर्क ज़्यादा रहना होता है, सेंसिटिव रहना होता है। और डिवाइस तो बहुत तरह के बन गए हैं, जिस तरह से आराम से वो दृष्टिबाधित व्यक्ति का जीवन बहुत सुलभ हो गया है, बहुत आसान हो गया है। तो अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति इस प्रकार का डिवाइस वाला स्टिक लेना चाहे तो उसे कहाँ से प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल है जी। एक हम लोग की संस्था है सक्षम, हाँ दिल्ली में है। उसके पास आप अगर आप उसका एड्रेस है सक्षम पर, गूगल पर सर्च कर देंगे आ जाएगा, सब कुछ आ जाता है उसका जी। क्या कीमत इस स्टिक की है या क्या क्या चीज़ और इनके लिए है वहाँ। तो वहाँ 105 प्रकार की चीज़ें निर्मित की जाती हैं, और उस चीज़ों में आप जिस लायक आप हैं, जिस डिवाइस की आपको ज़रूरत हो उनको ऑर्डर कीजिए, वो भेज देंगे। लेकिन थोड़ी कीमत इसकी ज़्यादा है, आम व्यक्ति के पहुंच से बाहर है। कोशिश हो रही है कि इसको, जैसे अभी इसकी कीमत 6,000 रुपये है, इसको कम करके अभी 2900 पर लाया गया है, फिर 2400 में भी अब ये आ गया है। अब धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि आम व्यक्तियों को सुलभ कराया जाए, जिसकी कीमत इसकी जहाँ तक हो सके कम किया जाए, ताकि आम व्यक्ति को ये आराम से उपलब्ध हो जाए। विजय जी, एक प्रश्न और है दृष्टिबाधित पर, चूँकि काफ़ी नई नई जानकारियाँ आपने दी और डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन करके भी बताया। पटना में और बिहार में जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं उनके लिए जो कार्य आपने किया है और सुगम्य भारत अभियान जो चल रहा है, तो क्या इस अभियान से जो आप कार्य कर रहे हैं या आप जैसे समाजसेवी जो कार्य कर रहे हैं दिव्यांगों के हित के लिए, उसको सहयोग या सबल मिल पा रहा है, या इस दिशा में क्या और अच्छे परिवर्तन किए जा सकते हैं? हाँ, बहुत मिला है। जैसे अभी मैंने चर्चा किया ना कि ये 2016 के बाद हमारे इस कार्य करने की क्षमता बहुत बढ़ी है। कारण इस नाते कि सरकार का ध्यान इधर गया है, बहुत सारे चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे मैंने भी कहा कि कंपोजिट रीजनल सेंटर CRC की स्थापना की गई है। कंपोजिट रीजनल सेंटर, हाँ, जो कि पटना में भी है। अच्छा। तो उसमें आप जाइए और जिस तरह के विकलांगता से संबंधित आपको कोई चीज़ लेनी है या कुछ उनको ज़रूरत है, जैसे हेयरिंग एड की ज़रूरत है, हाँ, या स्टिक की ज़रूरत है, तो वो उपलब्ध कराते हैं। अगर उनके पास नहीं भी होगा तो वो आपको कुछ टाइम देंगे और वो चीज़ उपलब्ध करा देंगे। इस दृष्टिकोण से, और ये इसको बनाने से हमको बड़ी आराम से सहायता मिलती है। उनसे हमारा वो बराबर तालमेल रहता है, और कोई भी चीज़ की ज़रूरत है हम लोग मिल कर के काम करते हैं। कभी एक बार आप लोग उनको ज़रूर आमंत्रित कीजिए, वो सेंटर, हाँ, CRC को, उनके डायरेक्टर को बुलाइए और पूछिए क्या क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है। बहुत तरह के कामों करते हैं। विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा से लेकर के ट्रेनिंग सेंटर, जैसे दिव्यांगजनों में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए वहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें आराम से व्यक्ति ब्रेल सीख करके, और सामान्य जन के लिए है, यह नहीं कि सिर्फ दृष्टिबाधित के लिए है। आप भी अगर कोई व्यक्ति सामान्य है जिनकी आंखें ठीक है, वो भी जाकर के ब्लाइंड बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, इसके लिए ट्रेनिंग वो ले सकते हैं। और ये ट्रेनिंग निःशुल्क है, ये बहुत नॉमिनल शुल्क दे करके इसको किया जा रहा है। आपने ब्रेल की चर्चा की विजय जी, अभी रेलवे में, रेलवे कोच के अंदर और प्लेटफॉर्म पर जो सूचनाएं होती हैं उसको भी ब्रेल में कन्वर्ट करके एक विकल्प दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो परिवर्तन हो रहे हैं सुगम्य भारत अभियान के तहत, जैसे पहले सीट संख्या या गाड़ी के बारे में जो सूचनाएं होती हैं वे सामान्य जन तो उसको हासिल कर पाते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित दिव्यांग उसको पढ़ नहीं पाते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो उसको भी अगर ब्रेल में कन्वर्ट कर दिया जाए, और जो कि किया जा रहा है रेलवे स्टेशनों पे और रेलवे ट्रेन के अंदर और बाहर, तो इस परिवर्तन को आप किस रूप में देखते हैं? जो छोटी छोटी मामूली चीज़ें लगती हैं लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। मैं तो मानता हूं कि दृष्टिबाधितों की ज़िंदगी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जी। और बेशक रेलवे स्टेशनों पर है या फिर आप हवाई अड्डों पर है, हवाई अड्डों पर है, कोच में चले जाएं तो आपके सीट संख्या है, कोच संख्या है, ये सब छू करके आप पढ़ सकते हैं। बशर्ते को जो दृष्टिबाधित व्यक्ति उनको ब्रेल आना चाहिए, ब्रेल आना चाहिए। जी, ये सब एक दूसरे से संबंधित है जी। जैसे विजय जी, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि दृष्टिबाधित को लेकर सरकार क्या कर रही है, समाज क्या कर रही है, ये ठीक है, ऐसी भी सूक्ष्म चीज़ें हैं, ऐसे भी छोटी छोटी समस्याएं हैं
जिसकी ओर सामान्य जनों का ध्यान नहीं जा पाता है, लेकिन उन समस्याओं से हर दिन दृष्टिबाधित दिव्यांग रूबरू होते हैं या झेलते हैं। तो हाँ। ये जो छोटी छोटी मामूली चीज़ें, हो सकता है कोई सामान्य जन अच्छी नीयत से भी समझना चाहे कि एक दृष्टिबाधित के जीवन में हर दिन कौन छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इस बारे में ज़रा हमारे डीडी बिहार के दर्शकों को बताइए कि ऐसी मामूली लगने वाली चीज़ें जो सामान्य जन नोटिस नहीं ले पाते हैं, उससे भी दृष्टिबाधित लोगों को समस्या होती है। इस बारे में कुछ आप प्रकाश डाल पाएंगे? देखिए, सबसे बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जी। सबसे बड़ी बात है कि हम दर्शकों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि पहली बात तो कि जितनी प्रकार की विकलांगता हमारे जीवन में है या पहचान की गई है, उन विकलांग व्यक्तियों को आप देखने की कोशिश करें। अगर कोई नज़र आपको आ जाए, मान लिया आपके घर में कोई विकलांग नहीं है, पड़ोस में नहीं है, गांव में नहीं है, लेकिन रास्ते चलते अगर आपको दृष्टि पड़ती है, ज़रूर उनसे पूछें उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। इस तरह का अवेयरनेस बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में ला सकता है। जी। तो उन व्यक्तियों से मेरा आग्रह है कि उनको ज़रूर पूछें और उनको समझने की कोशिश करें कि भाई आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप जानते हैं तब तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि अमुक जगह जा कर के आप अपनी समस्या को रखिए। समस्या के समाधान के लिए सरकार जागरूक है, समाज जागरूक है, विभिन्न प्रकार के एनजीओ जो हैं, संगठन हैं जो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड हैं, उनको काम करने के लिए दिया गया है, वो काम करें। अगर इस नज़र में है तो ज़रूर वो उस गंतव्य तक उनको पहुंचाने की कोशिश करें। जी। अगर नहीं जानते हैं तो गूगल पर सर्च करके देखिए उनके लिए क्या, आप उनके मददगार बनिए। समाज में अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता है। इस नाते मेरा दर्शकों से भी मेरा निवेदन होगा कि उनके गांव में, घर में, पड़ोस में, दूर दराज में कहीं अगर कोई विकलांग व्यक्ति आपको मिले तो उनके विषय में जानकारी लीजिए, क्या कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है, अभी ब्लाइंड स्कूल, दृष्टिबाधित बच्चियों के लिए मैं चला रहा हूँ। 110 बच्चियाँ हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करती हैं। आप कभी आइए, देखिए, हर एक प्रकार की उनको शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल। सामान्य शिक्षा दी जाती है, डांस की शिक्षा दी जाती है, फिर क्राफ्ट की शिक्षा उनको दी जाती है, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हम चला रहे हैं जिसमें मोमबत्तियाँ बनाना, सर्फ बनाना, चॉकलेट बनाना, साबुन बनाना, सर्फ तैयार करना, ये सब होता है। ये सब बच्चियां सीख रही हैं, इसलिए कि ताकि अगर पढ़ने के बाद वो बेकार न बैठ जाएं, कुछ अर्न तो कर सकें, वो स्वावलंबन की ओर बढ़ें, स्वावलंबन की ओर बढ़ें वो, ताकि वो समाज और परिवार के ऊपर बोझ न बने। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मेरे पास ऐसी ऐसी बच्चियां आती हैं जिन्होंने रेल नहीं देखा है, जिन्होंने बस नहीं देखा है। अरे बड़ा आश्चर्य होता है, आपने नहीं देखा ना, आज तक नहीं जी ना देखे, घर के अंदर हैं, उनको जैसे तैसे जीवन बिता रहे हैं। कारण है गरीबी के कारण, चूंकि ज्यादातर लेकिन इस दिशा में काम भी हो रहे हैं, जैसे आप जैसे समाज सेवी हैं, उसके बाद सरकार की योजनाएं हैं, और एक समेकित रूप से सबको मिलाकर कलेक्टिवली प्रयास अगर हो तो इस दिशा में बहुत सारे काम हुए भी हैं और आगे हो भी सकते हैं। विजय जी, हमारे पास समय की कमी रहती है, इसलिए अभी जिस प्रकार से आपने बताया कि किस प्रकार से उन योजनाओं के माध्यम से लाभ लिए जा सकते हैं और उन दृष्टिबाधित जो दिव्यांग हैं उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, आपने डिवाइस का प्रदर्शन करके भी हमारे दर्शकों को बताया, ब्रेल के संबंध में बताया, योजनाओं के संबंध में बताया, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया। इन सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए विजय कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते थे कि ये उपयोगी परिचर्चा आगे भी जारी रहे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए हमें दीजिए अनुमति। लेकिन डीडी बिहार पे अन्य कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, तो देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।